नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो एज प्रॉमिस्ड, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिल्ली सल्तनत। वी हैव कंप्लीटेड जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिल्ली सल्तनत पीरियड। वी विल आल्सो स्टडी सूफिज्म, वी विल आल्सो स्टडी सिखिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत पीरियड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। दैट इज व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस टिल 2022 हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस डायनेस्टी। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू आर ऑल्सो टेकिंग डाउन शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑल्सो another important information, if you want the PDF of this lecture, this is the Telegram channel which is प्रॉक्सी ज्ञान। तो अगर आप PDF चाहते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का, तो आप प्रॉक्सी ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको हमारे सारे PDFs लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्लेव डायनेस्टी। देखो, जब हम स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। ठीक है, यह आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड है। ठीक है, व्हेन दी सल्तनत काइंड ऑफ थिंग, व्हेन दी इस्लामिक रूल वाज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाउ ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, यू कैन राइट इट डाउन। इन्होंने पहली मुस्लिम डायनेस्टी भारत में स्टैब्लिश की थी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ देयर वाज अ किंग कॉल्ड मोहम्मद ऑफ घूर। आपको पता है घूरिद डायनेस्टी हुआ करती थी। देयर वाज अ घूरिद डायनेस्टी। सो देयर वाज मोहम्मद ऑफ गुर हु वाज नोन एज मुइजुद्दीन। ठीक है, उनका नाम हुआ करता था, राइट इट डाउन, मुइजुद्दीन। ठीक है, ही वाज आल्सो नोन एज the Muhammad of Ghur. Okay, he was succeeded by Kutubuddin Aibak. इनके बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। He was succeeded by Kutubuddin Aibak. All right, so he was a successor. यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कौन थे? सक्सेसर थे किसके? मोहम्मद ऑफ गुर के। एंड ही वॉज अ टर्किश स्लेव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टर्की के स्लेव थे। Later on, he left the slavehood. He started, learning the art of administration. And finally, when he came to India, he started his own kingdom. He was a Turkish slave in 1206. And he had played a very important role. Turkish जो सल्तनत है ना, उनको इसको इंडिया में, भारत में एक्सपैंड करने का जो महान रोल है, ठीक है, उनकी नजरों से, उनके पर्सपेक्टिव से वो इन्होंने निभाया है। ठीक है, अब why you will say कि why India, मैम? He was a Turkish slave. He could have established his empire in Turkey or any other nation. Why did he come to India? The problem here is in India there was no political unity. भारत में political unity ही नहीं थी. And Chanakya always used to say कि there has to be a political unification of Bharat, of India, in order to save it, protect it from the foreign invasions. और धनानंद को यही समझाने की कोशिश की थी चाणक्य ने कि आपको मिलकर इस सारे किंगडम्स को यूनाइट करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन लानी पड़ेगी, तभी जाकर हम बाहर से खुद को बचा सकते हैं, बाहर के इन्वेजन से। बट देन बाय द टाइम ऑफ 900 एंड आई गेस 1192 AD के आसपास भारत में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था। देयर वर डिविजन्स बिटवीन किंगडम्स एंड दैट इज व्हाई द डिवीजन इज यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय दीज इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्या करते हैं? इसी तरीके के विभाजन को अपनी अपॉर्चुनिटी समझकर घुस जाते हैं, है ना। सो दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाई बिहाइंड द इन्वेजन्स। देन देयर वाज अनदर स्लेव who was मुइजुद्दीन के ही स्लेव थे, मोहम्मद ऑफ गुर के ही स्लेव थे, who was Yalduz. Yalduz succeeded Ghazni as the ruler of Ghazni, and he claimed to rule over Delhi as well. When Kutubuddin Aibak was planning to invade Delhi and rule in Delhi, Yalduz was also claiming the same thing. But this was not accepted by Aibak. Aibak ने बोला भैया नहीं, ये तो मैंने अपने हाथ कर लिया है, ठीक है, मैंने पकड़ लिया है दिल्ली को. Now Delhi is mine. You cannot rule here. ठीक है. At that time when Yalduz was trying to rule over Delhi, Aibak was ruling over Lahore. Aibak लाहौर को ही रूल कर रहे थे. But from this time,
द सल्तनत सीवियर्ड कट इट्स लिंक विद गजनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे गजनी एम्पायर के साथ दिल्ली सल्तनत का लिंक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि याल्दूज एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में फाइट शुरू हो गई ओवर हु विल रूल दिल्ली। एंड देन कुतुबुद्दीन ऐबक सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड हिज स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली। अब हम इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे अपने पास्ट में। वो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी नहीं बोला करते थे। दिस टर्म हैज बीन गिवन बाय अस। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज नोन एज अ वेरी बिग हार्टेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, किसी से खुश हो गया तो कुछ भी उसको दे दिया। इफ ही इज हैप्पी विद यू, विल गिव यू एवरीथिंग, राइट? तो ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श। बख्शीश में लाखों लाखों उड़ा दिया करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट केम वाज इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश में क्या होता है कि देखो, ऐबक जो है ही वाज प्लेइंग चौगन। चौगन मींस पोलो, हॉर्स पोलो होता है ना, वो खेल रहे थे। एंड देन देयर वाज एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ व्हिच ही डाइड। इल्तुतमिश सक्सीडेड ऐबक बिकॉज ही वाज हिज सन इन लॉ। दामाद थे तो इन्होंने सक्सीड किया। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए and he consolidated the Turkish conquest in North India. Qutbuddin Aibak was limited to Delhi. Iltutmish started spreading the Turkish or slave dynasty towards northern India. पूरे northern India में इन्होंने establish करना, consolidate करना, expand करना शुरू कर दिया। And another important point was कि Iltutmish also faced resistance. कुतुबुद्दीन ऐबक को भी Turkish Empire से resistance मिला था। Iltutmish also faced resistance because of the Rajputs. Rajputs were saying we want independence. You cannot rule over us. So there was a fight between Rajputs and Iltutmish. Iltutmish, he started reclaiming Gwalior, Bayana, Ajmer, Nagaur. आप ग्वालियर के आसपास जाओगे, आप बयाना करके एक गांव है, वो एरिया भी आप देखेंगे पाएंगे। अजमेर है, नागौर है। तो इन एरियाज में इल्तुतमिश अपना क्लेम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, he secured Lahore. He pushed Kabacha out of Multan and Uch. मुल्तान और ऊच को भी किसने ले लिया? इल्तुतमिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड ही रिस्टोर्ड दिल्ली सल्तनत वेस्टर्न फ्रंटियर। जो वेस्ट का वाला पार्ट है, इस तरफ दिल्ली के जो एरिया है, वो इन्होंने क्लेम अपना उसके ऊपर कर लिया। ठीक है, बट ही ऑल्सो आफ्टर दिस ना ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। ही थॉट कि अरे आई एम अ किंग हु कैन कंसोलिडेट एंड एक्सपैंड द एम्पायर। सो ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग गुजरात ऑल्सो। गुजरात में उस वक्त चालुक्याज हुआ करते थे। देयर वर चालुक्याज इन गुजरात। सो ही थॉट व्हेन आई एम सच अ सक्सेसफुल किंग, आई हैव ऑलमोस्ट एक्वायर्ड ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर, लाहौर, मुल्तान, ऊंची सब एरिया मैंने कर ली एक्वायर। लेट्स गो टू गुजरात एंड इन्वेड गुजरात एंड कैप्चर गुजरात। बट ही कुड नॉट फाइट द चालुक्यास। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद आती हैं रजिया सुल्ताना। आपको पता होगा रजिया सुल्तान जो है, शी वाज द फर्स्ट फीमेल एम्प्रेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। इट वाज यू कैन से Iltutmish was thinking ahead of his time when he nominated his own daughter Razia as the ruler. उस टाइम पर महिलाओं को क्वीन या महिलाओं को राजा या रूलर की उपाधि नहीं दी जाती थी। ठीक है, the women were not allowed to rule. There were no female leaders or rulers, right, at that time. So it was a very progressive thought process of Iltutmish. Why? Because he saw his sons. He knew that they are not ready for administration. इल्तुतमिश को पता था मेरे बेटे काबिल ही नहीं है राज करने के। दिस एम्पायर विच आई हैव सो वर्कड सो हार्ड ऑन टू एक्वायर एंड टू एक्सपैंड, माय सन्स आर गोइंग टू ड्राउन इट। मेरे बेटे डुबो ही देंगे मेरा एम्पायर। Razia is the one who is capable of ruling. So he faced challenges. All the ministers in his court, all his sons were against him, but still he nominated Razia as his own successor. Razia also faced challenges. जितने भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे, 3 साल ही वो बेचारी रूल कर पाई, और उस रूल में भी जितने मिनिस्टर्स थे वो उनके खिलाफ प्लॉटिंग किया करते थे। ठीक है, पावर का स्ट्रगल रहता था। एंड इट इज सेड कि जो चलगानी हुआ करते थे उस टाइम पर, चलगानी वर 40 टर्किक स्लेव एमीर्स। ठीक है, वो क्या किया करते थे, सुल्तान के कमांड पर जो दिल्ली सल्तनत है उसको प्रोटेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो दे वर आल्सो नोन एज 40। तो उनके बीच में और रजिया सुल्तान के बीच में भी एक फाइट शुरू हो गई। ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टिंग अ फीमेल रूलर और फीमेल लीडर। All right, Razia during a time also tried to control Rajput resistance. Ranthambore में आप देखोगे उन्होंने वहां पर law and order establish किया, Rajput resistance को खत्म किया। Then she also tried to lead expedition to control Lahore. लाहौर में भी protest शुरू हो गए थे। सिरहिंद में भी
प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, बट देन फाइनली शी वॉज इम्प्रिजन्ड। ओके, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, देन शी वॉज किल्ड बाय द बैंडिट्स। जब वो भाग रही थी वहां से तो उनको मार दिया गया। सो देयर वाज अ सोची समझी साजिश थी उनको मारने की, उनको खत्म करने की, जो हुई है यहाँ। अब आते हैं बलबन। देखो, जब हम देखते हैं रजिया सुल्तान व्हेन शी डाइड, नाउ देयर वाज अ वॉइड इन द किंगडम। ठीक है, रूलर की कमी हो गई ना, एक पोस्ट खाली हो गई, रजिया सुल्तान की डेथ हुई, उसके बाद वो पोजीशन खाली हो गई, अब कौन रूल करेगा? Who will rule now? So there was a power struggle between monarchy and the Turkish chiefs. उस एरिया में उस दौरान एक पावर, एक लड़ाई के लिए जंग शुरू हो गई। एंड देयर इमर्ज्ड उलुग खान। उलुग खान को बाद में बलबन कहा गया। ही वॉज अ प्रोमिनेंट टर्किश चीफ। बलबन ने 1265 में थ्रोन पे बैठ गए। ही कंसोलिडेटेड द पावर। ही ऑल्सो पुट अ स्टॉप टू द रेजिस्टेंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स। और अपनी अथॉरिटी को सॉलिडिफाई करने के लिए उन्होंने नसरुद्दीन महमूद की बेटियों से शादी कर ली। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। सो मैट्रिमोनियल अलायंसेस वर आल्सो फॉर्म्ड। हु वाज नसरुद्दीन महमूद? वो कौन थे? ही सर्व्ड एज अ डेप्यूटी। ठीक है, इल्तुतमिश के सन थे, डेप्यूटी थे। एंड देन यू कैन से कि बलबन रीगेन्ड हिज अथॉरिटी और दिल्ली सल्तनत के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के तौर पर निकल कर आए बलबन, बिकॉज ही स्टॉप्ड ऑल दी मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम दी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स जो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, इन्हें राजपूत जो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, उनको रोकने का काम बलबन ने किया है। ऑल राइट। एंड बलबन की अगर हम बात करें, इनकी एक और खासियत है, व्हाई ही इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, बिकॉज ही सेंट्रलाइज्ड आर्मी। अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट अंडर हिज कंट्रोल ही मेड हिज आर्मी, सो दैट द आर्मी आल्सो कैन नॉट रेजिस्ट इन द फ्यूचर। अपने ही अधीन आर्मी को कर लिया। And he reorganized the military department which was known as Diwan-e-Arz. Please remember these kind of terms can be asked in prelims. ऑल राइट, तो उन्होंने सोल्जर्स को पेंशन देना शुरू किया। ठीक है, जो कि अब फिट नहीं थे सर्विस में ज्यादा टाइम के लिए रहने के लिए, तो पेंशन की सर्विस भी इन्होंने शुरू करी। ठीक है, सो दैट पीपल कैन बिकम मोटिवेटेड एंड ज्वाइन द सर्विसेज, कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा यहाँ पर। बलबन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। व्हाट इज ब्लड एंड आयरन? या तो तलवार, या तो हम थ्रेट करेंगे या फिर मारेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा होता है तो। ठीक है, सो बाय दीज हार्श मेथड्स व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज कंसोलिडेटिंग हिज रूल, ही वाज कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस, द सिचुएशन। ठीक है, सो हियर वी विल सी अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2019 फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। Ikta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. Which statement is correct? कौन सा statement इसमें correct है? देखिए, अभी recently 2019 में पूछा गया ये question. This is how questions are asked. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दिल्ली सल्तनत के पीरियड से। अभी हम मंगोल इन्वेजन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, मेडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है। करेक्ट आंसर हियर ओवर हियर इज ए। दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आमिल जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज हुआ करता था। अब सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट था, इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। इक्ता सिस्टम वेस्ट एशिया में एस्टैब्लिश हुआ था, ना कि ये आपका एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन था दिल्ली का, नहीं। 10th 11th सेंचुरी में तो दिल्ली में ये आकर स्टैब्लिश किया गया था। सो इट वाज नॉट इवन एंशिएंट, इट वाज नॉट इंडिजिनियस। ये इंडिया का सिस्टम था, वेस्ट एशिया में, पर्शिया में ब्यूइद डायनेस्टी थी, वहां पर ये स्टैब्लिश हुआ था। इसमें क्या होता था, पूरे लैंड को, एम्पायर में, किंगडम में जो भी जमीन है उसको वेरियस ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और हर ब्लॉक का एक इक्तदार, एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। उस ब्लॉक ऑफ लैंड को इक्ता बोलते थे। ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ मिर बख्शी की अगर हम बात करते हैं, दे आर सेइंग कि खलजी सुल्तान्स के अंडर ये निकल कर आया था ऑफिस, नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अलाउद्दीन खलजी ने तो दाग सिस्टम निकाला था। मिर बख्शी जो सिस्टम था वो बलबन एम्पायर के टाइम पर आया था, दीवाने अर्ज के फॉर्म में, यहाँ पर हमने पढ़ा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड।